नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी का नाम है फैसला और इसे लिखा है जानी मानी लेखिका शिप्पी नारंग जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शंकरलाल जी चुपचाप बैठे बड़ी बहू शिल्पी की बातों को सुनते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि किसी समय भी वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। शिल्पी थी कि अनवरत बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से शंकरलाल जी के दांतों में कष्ट हो रहा था। दर्द से वे बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण ये संभव न था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी और साथ में ही कुछ एंटीबायोटिक्स गोलियां भी दी थी और कहा था कि दर्द खत्म हो जाएगा ना, तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे बेचारे कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। शंकर लाल जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया था और अब बहू शिल्पी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे ही नहीं पूरे होते। वो यह बात समझने के लिए कतई तैयारी नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ है, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। शंकरलाल जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त उमाशंकर जी के घर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वे टिक गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। शंकरलाल जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। पहले उनके 3 बेटे थे, राजन, साजन और राहुल। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी शांति पढ़ी लिखी तो कम थी, लेकिन बड़ी मेहनती, स्वाभिमानी और समझदार स्त्री थी। बड़ी कुशलता के साथ वह घर का संचालन करती थी। मितव्ययिता क्या होती है, यह शंकरलाल जी ने अपनी पत्नी सहित सीखा था। इसीलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो पत्नी के हाथों में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वे कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो वे हरदम उसके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई। बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था, वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। शंकरलाल जी ने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया था। पहले मकान 1 मंजिला ही था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो शंकरलाल जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा ली। उनके तीनों बेटों की शादियां हो गई थी और तीनों ही बेटों के 2-2 बच्चे भी थे। अब शंकरलाल जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहा करते थे। साजन और राजन दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। सबके किचन अलग अलग थे। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ कहता नहीं था, पर राहुल की पत्नी को बड़ी तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए इधर आ जाती हैं। उधर दोनों का कहना था कि रसोई तो तुम्हारी है, तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण कर नहीं पाती थी, क्योंकि शांति जी खुद भी एक मेहनती महिला थी, जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर तो बहुएं अभी भी उन पर ही निर्भर थी। शंकरलाल जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है शांति, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया, वो अब करूंगा पूरे। तो उनकी पत्नी शांति हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर शंकरलाल जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक ही छोड़कर हमेशा के लिए चली गई।
शंकरलाल जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होने को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी, अब उसमें दरारें पड़ने शुरू हो गई। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले शंकरलाल जी ही रह गए थे, जो सब कुछ समझ तो रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में घुसे, तो उन्हें उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज सुनाई दी। बेबस से वे चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख का ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर हिस्सा है, तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आजाद रहूं, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पाता। तकलीफ तो सबको थी हो गई थी, पर कोई चारा न था। और अब शंकरलाल जी 3 हिस्सों में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे, और फिर तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो इलाज ये सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज शंकरलाल जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गर्म और कुछ नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी मझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा, और चंदा का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ। आपको और कुछ तो सोचता नहीं है, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद आप प्रियंका के पास जाएंगे, तो वहीं खा लेना हलवा। मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और शंकरलाल जी के सब्र का पैमाना छलक ही गया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करते आ रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गई और वे उमाशंकर के घर चलती है। उमाशंकर जी उनके बचपन के दोस्त थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। उमाशंकर जी थोड़े व्यावहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस बात की तुम्हें कमी है? मकान तो अभी भी तुम्हारे ही नाम है। बेटे बहू जब भी सर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर शंकरलाल जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है, तो ऐसा सोचना क्यों। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। उमा शंकर जी से सलाह मशवरा करके शंकरलाल जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हो। फिर एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए पूछा भी नहीं। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर घूमने जा रहे हैं। किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं था कि पिताजी घर पे अकेले रहेंगे, तो कैसे रहेंगे और क्या खाएंगे। शंकरलाल जी ने भी कभी कुछ कहा नहीं। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते, तो बहुएं तो पराई जाई है, उनसे क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा न करनी पड़े। वे तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती है। सास ससुर तो उन्हें बोझ लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती है, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से वे आंख मूंद लेती है। शंकर लाल जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पहुंच गए। प्रॉपर्टी डीलर उमा शंकर जी के पुत्र का खासा दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया और वापस आ गए। 20 दिनों के बाद जब बेटे बहुए प्रसन्नचित्त खुश मिजाज घर लौटे, तो मकान पर ताला देखकर उन सब की त्योरियां चढ़ गई। छोटी बहू प्रियंका बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आ जा रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते थे। उसके गुस्से के कारण भी थे कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद साजन और राजन उमाशंकर जी के घर की ओर चल दिए, और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब उन्हें पता चला
कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वे कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तीनों परिवारों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि यह एक भद्दा सा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। बहुएं भी बिलबिला रही थी। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी, तो पिताजी ने 90 लाख का सौदा करके 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? ये सब उनकी समझ से बाहर था। कोई उपाय न देखकर सब अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास उमाशंकर जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी सभी को इंतजार करना भारी पड़ गया। उमाशंकर जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली, उससे तीनों की जुबान पर ताला ही लग गया था। दिमाग जैसे कुंद हो गया था। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे उनका साथ ही छोड़ दिया। उमाशंकर जी के अनुसार शंकर लाल जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर उमाशंकर जी से वे अपने पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर उड़ चले। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और मोहन कहकर किसी का आवाज दी। आवाज सुनते ही 10-11 साल का एक लड़का सामने आकर खड़ा हो गया। सबने आश्चर्य से उसे देखा। शंकर लाल जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और मोहन को 6 प्लेट गरम गरम हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच शंकर लाल जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में ही मोहन एक ट्रे में 6 प्लेट लेकर आ गया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते न देखकर शंकर लाल जी ने कमान अपने हाथ में ले ली और बोलने लगे। तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हो गई, लेकिन कारण भी इसका तुम ही लोग हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से तुम तीनों को बड़ा किया। तुम लोग की शादी भी की, बहुओं को भी ठीक से रखा। ये सब मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। और लेकिन आज मुझे ये कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम 6 लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट लिया। पर चलो, इस पे भी कोई बात नहीं। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर तुम लोग वो भी नहीं कर पाए। पार्लर और किट्टी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां तुम लोग को भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी है। ये तुम में से किसी को याद नहीं रहा? और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो मैं बहुओं से क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते शंकर लाल जी का गला रूंध गया। तीनों बेटे और बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। शंकर लाल जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा ये फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है। 10 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें नहीं मिलेंगे। मैंने ये घर खरीद लिया है। 2 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, सभी सुविधाएं हैं। उनमें जो कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को 15 लाख रुपए दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वो एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में इसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है, मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख रुपए मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं।
बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा और मेरी पेंशन से मेरा और मोहन का खर्च आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब कहकर शंकरलाल जी चुप हो गए और अपनी आराम कुर्सी पर पीछे सरक कर आराम से बैठ गए और आंखें बंद कर ली। तीनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर चंदा ये सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पिता का फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।